शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था और अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्पीकर साहब द्वारा जो है वो स्थगित कर दिया गया। लेकिन उससे पहले कई अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा को सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी तमाम सांसदों की है। हमने जिस तरह से कल देखा कि संसद में हुई धक्का मुक्की के बाद राजनीति इस समय सातवें आसमान पर है। अभी भी लगातार संसद से विजय चौक से संसद परिसर तक का विरोध मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई उसी वक्त लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि जो आचरण सांसदों से उम्मीद की जाती है अगर वो उसका पालन नहीं करते तो आगे भविष्य में इस पर संसद कड़ी कार्रवाई करेगी। और उन्होंने लगातार आग्रह किया कि संसद लोकतंत्र का मंदिर, जहां गरिमापूर्ण आचरण करना हर एक सांसद की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को समझकर सामूहिक तौर पर उन्हें अपने आचरण को निभाना चाहिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कल संसद की धक्का मुक्की वाली राजनीति को हम सबने देखा, लेकिन आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और उस स्थगन से पहले जो अहम टिप्पणियां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा कही गई, उसमें संसद की गरिमा की सामूहिक जिम्मेदारी को उठाने के लिए उन्होंने सांसदों से उसका आह्वान किया और साफ तौर पर यह कहा कि संसद में जो आचरण है, जिस तरह का आचरण एक सांसद का होना चाहिए, अगर वो नहीं होता, यानी कि अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है और वो उस सीमा को लांघते हैं तो संसद उचित कार्रवाई करेगी। आगे संसद की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सांसद की है। और जिस तरह से कल जो तस्वीरें हमने देखी, जो कहीं ना कहीं संसद में इस तरह नहीं होना चाहिए था, उस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना हर एक सांसद की अहम जिम्मेदारी है। और इसीलिए अभी भी विजय चौक से संसद परिसर तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अंबेडकर के नाम पर जो लड़ाई हुई, उससे धक्का मुक्की वाला जो ये अध्याय है, वो उस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये अहम बातें कही हैं। तो संसद में हुई धक्का मुक्की के बाद राजनीति इस समय सातवें आसमान पर है। आज फिर एक बार पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जगह अलग है। लोकसभा स्पीकर के आदेश के बाद आज से प्रदर्शन संसद भवन के किसी भी एंट्री गेट पर नहीं हो रहे, बल्कि बीजेपी के सांसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन कर रही हैं और कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसद विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कल हमने देखा था कि मकर द्वार पर धक्का मुक्की हुई, जहां बीजेपी के दो सांसदों को वो चोटिल हुए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि विरोध प्रदर्शन अगर करना है तो विरोध प्रदर्शन के लिए दो अलग अलग स्थल निर्धारित कर दिए गए। बीजेपी प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन कर रही है और वहीं विजय चौक पर प्रदर्शन कर रही है विपक्ष यानी कि कांग्रेस। तो संसद धक्का मुक्की कांड पर सियासत तेज। बीजेपी का जो प्रेरणा स्थल है उस पर प्रदर्शन हो रहा है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। वजह यह है कि आदिवासी महिला सांसद के अपमान पर बीजेपी बौखलाई हुई है और एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस का भी प्रदर्शन विजय चौक पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कई ऐसे आरोप हैं जो नेता प्रतिपक्ष पर लगाए गए हैं। विरोध प्रदर्शन में खलल डालने का आरोप है, एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है, दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देशों को अनदेखा किया यानी कि मैलिशियस इंटेंशंस रही। वहीं राहुल जबरदस्ती शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़े। तो ये तमाम आरोप हैं जो पक्ष विपक्ष पर लगा रहा है। वहीं संसद में विपक्ष से महिला सांसद असुरक्षित। निशिकांत पहली बार नागालैंड से कोई महिला सांसद जो है वो बनी है। ये निशिकांत दुबे की अहम बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। निशिकांत दुबे माननीय सांसद हैं। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि किस तरह से जो संसद में विपक्ष से महिला सांसद हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं और पहली बार नागालैंड से कोई महिला सांसद बनी राज्यसभा में। और आदिवासी बेटी का जो अपमान किया गया है, निशिकांत दुबे ने कहा यह सहा नहीं जाएगा। सांसद आज प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन परिसर के प्रेरणा स्थल पर, जहां गांधी प्रतिमा के सामने, और नारा लगा रहे हैं कि आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
कल हमने देखा था कि बीजेपी की एक सांसद ने आरोप लगाया था कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी पर कि उनके व्यवहार की वजह से वो असहज हो गई थी और राज्यसभा के सभापति को उन्होंने शिकायत भी की थी। आज हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है गांधी प्रतिमा पर। संसद भवन परिसर में जो गांधी प्रतिमा है, जहां पर प्रेरणा स्थल पर जहां तमाम महापुरुषों की यहां पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं, वहां गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। हमने देखा कि अंबेडकर के मुद्दे पर भी बीजेपी ने लगातार प्रदर्शन किया था और कहा था कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, चाहे उन्हें भारत रत्न ना देना की बात हो अपने कार्यकाल के दौरान, या फिर संसद भवन परिसर में केंद्रीय हाल में उनकी तैलचित्र न लगाने की बात हो, या फिर बाबा साहब को चुनाव में हराने की बात हो, या उन्हें कानून मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की बात हो। तो पहले बाबा साहब के अपमान के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और नेहरू परिवार को घेरा, और अब बीजेपी कल जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, एक महिला सांसद ने जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी की महिला सांसद ने, उसको लेकर गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रही है। ये हमारे ठीक पीछे बीजेपी ये कह रही है, नारा लगा रही है कि संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से जो भी औपचारिक टिप्पणी होती है वो करके तो हाउस संसदीय करेंगे, फिर जेपीसी का जो रेजुलेशन है उसको राज्यसभा में ले जाएंगे और राज्यसभा में उसको पारित करके फिर राज्यसभा का भी संसदीय हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2:30 बजे प्रेस का साथ में मेरा मुलाकात होगा, जो औपचारिक होता है सेशन के बाद में। फिर सब प्रेस में 2:30 को मिलेंगे। किरण जी, जो 2 सांसद घायल थे उनका क्या स्थिति अभी है इसका? 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है कंडीशन, थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। तो बाकी हम लोग का एमपी नाराज है, आक्रोश है, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आज़ादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त हमने सबको अपील किया हुआ है। अभी जो सारे विपक्ष के सांसद है वो खड़े हुए थे विजय चौक पे, वहां से उन्होंने मार्च किया संसद की तरफ। वो कह रहे हैं कि उनकी मांगे अभी भी बरकरार है कि गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। मांगे कुछ नहीं होते, कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफ़ी मांगना चाहिए। ये हमारे एमपीज़ का जो डिमांड है वो तो जायज़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट शांति से चलना चाहिए, या हाथापाई नहीं होना चाहिए। आपके एक सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है राहुल गांधी के खिलाफ, क्या और सांसद मूव करेंगे? नहीं, वो जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मूव किया जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ इसलिए मूव किया कि उन्होंने अमित शाह जी का भाषण का 12 सेकंड का क्लिप्स उठा करके जो झूठ फैलाया, उसके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ में नोटिस देने का कारण वही है कि वो 12 सेकंड का क्लिप्स चला करके वो गुमराह करने का कोशिश किया है। इसलिए वो हाथापाई करके चोट पहुंचा है, वो मेडिकल पहुंचा, सबने देखा है उसको। प्रियंका गांधी जी को शायद नहीं देखा होगा, वो टीवी नहीं देखता होगा, सबने दिखाया चोट निकला, खून निकला है। तो खून निकलने को कोई नाटक कर सकता है क्या?
तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि संसद में हाथापाई नहीं होनी चाहिए। अभी जो सांसदों की उनकी जो हालत है वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस को उस पर माफ़ी मांगनी होगी और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन भी कांग्रेस तो बीजेपी जो है वो निशिकांत दुबे द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में लाया गया है राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में, जो 12 सेकंड का क्लिप काट कर जो अमित शाह का जो बयान था उसको लेकर, और ऐसा ही किया गया है राज्यसभा में भी। वहीं राहुल गांधी ने अमित शाह के भाषण पर जो झूठ बोला वो बेनकाब होना ज़रूरी है और साफ तौर पर जेपीसी के प्रस्ताव को राज्यसभा लेकर जाया जाएगा, इस पर भी जानकारी दी संसदीय कार्य मंत्री ने अपने बयान में। उन्होंने कहा कि जिस तरह का आचरण किया गया सांसदों द्वारा वो नहीं होना चाहिए था, इस पर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी होगी। और आइए अब जानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो रिएक्शन है वो क्या कह रही हैं। राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। और तमाम जो संसद से जुड़ी हुई ये खबरें आ रही हैं, इस पर जानकारी के साथ शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सिलसिलेवार आपसे समझेंगे और पॉइंट दर पॉइंट आप हमें बताइए कि जिस तरह से सबसे पहले अब अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, जहां स्थगित करने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़े शब्दों में कहा कि संसद की गरिमा का जो आचरण होना चाहिए एक सांसद का, ये सामूहिक जिम्मेदारी है और अगर भविष्य में ऐसा होता है तो संसद इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सबसे पहले इस पर जानकारी। देखिए, कल ही देर रात को ये खबर आई थी कि लोकसभा अध्यक्ष बहुत नाराज हैं जो कुछ संसद भवन परिसर में हुआ, और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने चेतावनी भी दी। और ये चेतावनी कल हमने देखा कि ये बात सामने आ गई थी कि मकर द्वार के बिल्कुल सामने खड़े होकर जो सांसद प्रदर्शन करते हैं, जिससे जो सांसद अंदर जाना चाहते हैं उनको दिक्कत होती है। पहले भी लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर ये कहा था कि मकर द्वार को रोक कर प्रदर्शन न करें, और अब तो बाकायदा ऑर्डर आज सुबह जारी कर दिया गया कि मकर द्वार पर खड़े होकर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, उस पर मनाही है लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद। क्योंकि कल जिस तरह की स्थितियां बनी, पहले से ही हमने देखा कि मकर द्वार से थोड़ा आगे जाकर बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ से विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आए, तो वहाँ सांसदों के बीच धक्का मुक्की के आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। प्रताप सरंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। आरोप लगा कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है, वो हमने देखा कि एफआईआर भी दर्ज हुई है गंभीर धाराओं में बीजेपी की तरफ से। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ उस पर लोकसभा अध्यक्ष काफ़ी नाराज हैं कि इस तरह की स्थितियां न हो। सदन के अंदर तथ्य लेकर आने पर वो पहले ही नाराजगी जताते रहे हैं। सदन के अंदर जो हंगामा और शोर शराबा होता है उस पर वो नाराजगी पहले ही जता चुके हैं। अब इस तरह की स्थितियां जब संसद भवन परिसर में बनी तो निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष की नाराजगी बनती है, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की सख्त चेतावनी जारी की है संसद के अंदर, यानी लोकसभा के अंदर भी जब कार्रवाई चल रही थी, और एक बाकायदा ऑर्डर जारी हुआ है कि मकर द्वार को रोक कर कोई प्रदर्शन न करे। यानी अब भविष्य में मकर द्वार को रोक कर उसके ठीक सामने कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि लोकसभा में आज जेपीसी के गठन के लिए प्रस्ताव रख दिया गया है, जिसमें 27 सदस्य लोकसभा के और 12 सदस्य राज्यसभा के होंगे। राज्यसभा में जब राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे शुरू होगी तब ये जानकारी दी जाएगी। यानी जो एक देश एक चुनाव से जुड़ा जो बिल है वो अब संसदीय समिति को भेजा जा रहा है। इसकी औपचारिक प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में रख दिया गया। बिल्कुल, और यही बात संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम बात यहाँ पर ये भी कही शैलेंद्र कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन भी मूव किया गया है बीजेपी द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ और राज्यसभा में खड़गे के खिलाफ। इस पर क्या जानकारी है? देखिए, हम जानते हैं कि आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हमने देखा कि थोड़ी देर में अनिश्चित काल के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। स्थगन जो प्रस्ताव होता है या फिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव होता है वो लोकसभा अध्यक्ष पर विचाराधीन होता है। आज ही ये नोटिस निशिकांत दुबे की तरफ से लोकसभा में और बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में दिया गया है राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष राज्यसभा है उनके खिलाफ राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से। तो ये सभापति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष
का विशेषाधिकार है, उनके पास ये विचाराधीन होता है। उस पर आगे क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा था कि कानूनी विकल्प भी, जब उनसे सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने की थी, तो उन्होंने कहा था कि सभी पहलुओं पर, यहाँ तक कि कानूनी विकल्प क्या है, कानूनी कार्रवाई की, उस पर भी बीजेपी विचार करेगी। तो यानी हम मान सकते हैं शैलेंद्र, हम मान सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो धक्का मार पॉलिटिक्स हम सभी ने देखी, जो शायद संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, क्या इस धक्का मार पॉलिटिक्स पर पुलिस का एक्शन भी होगा? ये देखिए, अब ये पुलिस को तय करना है। एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है। हम जानते हैं कि कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी की तरफ से 3 सांसद वहां पर गए थे, वहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, और जहां पर औपचारिक तौर पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, और उसके बाद एक धारा हटाकर बाकी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस विवेचना करेगी, क्या कुछ उसमें आगे और प्रक्रिया होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पहला कदम होता है शिकायत करने का और उस शिकायत पर कार्रवाई करने का, यानी एफआईआर दर्ज करने का, तो वो काम तो हो ही चुका है। आपने देखा कि कल दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर और बासुरी स्वराज और जो तीसरे नेता हैं, 3 नेता गए थे। उन्होंने बाकायदा कई धाराओं में, हम जानते हैं कि वो एफआईआर दर्ज हुई है, कई शिकायतें की थी, क्षति पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की, उस तरह की उन्होंने कई शिकायतें की थी, जिसमें से हम जानते हैं कि उसमें से कुछ धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे उसमें क्या विवेचना होती है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण संसद भवन परिसर के अंदर जरूर हुआ है, लेकिन लोकसभा सदन के अंदर नहीं हुआ है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि ये एक अधिकार होता है कि इस तरह के मामलों पर कोई सांसद किसी दूसरे सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। उसमें कोई लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, जहां तक मारपीट का या फिर क्रिमिनल केस के मामला का कोई सवाल है, आपराधिक मामला है। तो उस प्रक्रिया के तहत बीजेपी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उसमें से विवेचना होगी, जो गवाह हैं या जिन्होंने जब ये पूरा प्रकरण देखा था उनसे क्या बातचीत होगी, ये दिल्ली पुलिस उस पर तय करेगी। और इसीलिए हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष काफी नाराज थे और उन्होंने एक सख्त चेतावनी जारी की और एक बाकायदा ऑर्डर आया लोकसभा सचिवालय की तरफ से कि मकर द्वार पर इस तरह का प्रदर्शन ना हो, जिससे ये जो इसीलिए प्रदर्शन के लिए आज तरह की कोई घटना की बिल्कुल, और इसीलिए पक्ष और विपक्ष के लिए प्रदर्शन को लेकर अलग अलग स्थलों को निर्धारित किया गया आज। लेकिन सवाल मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मकर द्वार की अगर हम बात करें, जो कल का घटनाक्रम रहा, क्या इसकी सीसीटीवी फुटेज चेयर को उपलब्ध करवाई गई है या इस मुतल्लिक कोई बात की गई है? देखिए, ये बात दोनों तरफ से आई थी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सीसीटीवी फुटेज में कैद होगा, उसको फुटेज को देखा जा सकता है। ये संसद भवन परिसर का जो पूरा इलाका होता है, उसमें एक तरह से देखें तो उसमें कोई अगर घटनाक्रम होता है तो लोकसभा अध्यक्ष का एक विशेषाधिकार होता है कि उस पर वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या कुछ जांच बिठा सकते हैं या फिर कोई कमेटी का गठन कर सकते हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष उस पर फैसला लेंगे, लोकसभा सचिवालय उस हिसाब से कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बात जरूर सामने आई थी कि सीसीटीवी फुटेज में उस वक्त जो कुछ हुआ, जो धक्का मुक्की हुई, वो फुटेज हो सकती है। हालांकि बहुत भीड़ थी, जब एक तरफ बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ से जो कांग्रेस और सहयोगी दलों के सांसद प्रदर्शन करते हुए आए, और उस वक्त सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज में आ पाया होगा या नहीं आ पाया होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये बात की बात है जब इस तरह का कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और हम जानते हैं कि कांग्रेस ने उस विरोध में एक प्रदर्शन भी किया है विजय चौक पर, जो संसद भवन परिसर के बाहर का जो इलाका है। बिल्कुल, और बीजेपी ने प्रदर्शन किया है महिला सांसद के पर के साथ जो राहुल गांधी का व्यवहार का लेकर जो आरोप लगा सदन में, जिसकी बात खुद महिला सांसद ने भी कही, राज्यसभा के सभापति से शिकायत भी की। और बीजेपी ने उस पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने भी, से जुड़ी हुई हमारी सामने भी बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है वो ठीक प्रेरणा स्थल पर स्थित है, जहां गांधी प्रतिमा और बाकी प्रतिमाएं लगी हुई। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हुई हमारी अगली खबर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। एक रिपोर्टर और एक एंकर के तौर पर इस बार का ये जो शीतकालीन सत्र है, ये सभी को याद रहेगा, जहां पर BR अम्बेडकर जो कि शिल्पकार हैं संविधान के,
और उनकी विचार और विरासत जो राजनीति की धुरी माने जाते हैं किसी भी राजनीति के लिए, उसको लेकर लड़ाई संसद से सड़क पर आ गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस हंगामे और दुर्व्यवहार को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पद छोड़ने की मांग की। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इसका जिक्र भी कर रहे थे और उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे से बात भी की है। आइए आपको वो सुनवाते हैं। बीजेपी का प्रदर्शन है प्रेरणा स्थल पर राहुल गांधी के खिलाफ। सर, आप लोग यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि नागालैंड की एक महिला सांसद, और उसमें भी एसटी, पहली बार नागालैंड से कोई महिला सांसद हुए नॉर्थ ईस्ट की, ये नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, और उनके साथ जिस तरह का अपमानजनक दुर्व्यवहार किया है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो लड़की रोने लगी राज्यसभा के अंदर। यदि संसद में महिला लीडर ऑफ द अपोजिशन से सुरक्षित नहीं है तो इस देश का क्या होगा? बीजेपी यही कह रही है कि उनको एलओपी पद से भी मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाना चाहिए, तो आप लोग ये मांग भी कर रहे हैं? निश्चित तौर पर यदि महिलाओं का सम्मान या उस तरह की बदतमीजी दुर्व्यवहार लीडर ऑफ द अपोजिशन संसद के अंदर करें, तो एलओपी के सामने यदि महिला सुरक्षित नहीं है तो वो एलओपी कैसे हो सकता है? पहले बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान से पूरा मुद्दा शुरू हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की एक इतिहास रहा है, और अब आदिवासी बेटी के अपमान तक पहुंच गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी को एक एक मुद्दे करके आप लोग इतिहास का हवाला देकर निशाने पे ले रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम बचाव कर रहे हैं और देश के सामने जो है उनका काला चेहरा जो है ला रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने महिला को धक्का नहीं दिया, हमने प्रताप सारंगी जी को धक्का नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया। हम मारपीट करने के लिए नहीं गए, मारपीट करने के लिए वो आए। तो तमाम एक ऐतिहासिक तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि बाबा साहब का किस तरह से नेहरू परिवार ने अपमान किया था, किस तरह से कांग्रेस ने उनका जो हक था नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, और आइए पोस्ट इटली चलती सिकंदराबाद, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और संबोधन दे रही हैं। Senior officers, faculty members, dear student officers, it gives me immense pleasure to award the President's Scholar to this Tri-Service Training Institute. This occasion reflects the significant role of the College of Defence Management plays in developing the strategic leaders of our armed forces for future. I congratulate everyone involved in the journey of this institute over the past 5 decades and achieving high standards of training for officers of the Indian Army, Navy, Air Force and Coast Guard. It is heartening to know that apart from the Indian officers, hundreds of senior officers from friendly foreign nations have also been trained here over the years. This helps in further strengthening India's international partnerships. I am told that this institute imparts knowledge and skills to the officers of armed forces for effective decision making. The CDM functions with a vision to provide solutions to current and future challenges faced by the Indian Armed Forces. I am glad to know that the college plays a crucial role in preparing leaders for integrated operations. I am happy to see the women officers today. I have been encouraging and appreciating our women officers at various events of defense services for making a mark in different domains. You are an inspiration for all the other women and young girls who have dared to dream. I am told that the learning imparted by this college is crucial for enhancing the operational efficiency of the armed forces. Dear officers, we all are witnessing and participating in the transformational impact of technology in our lives. The advancement in technology have a deep influence on national security too. The traditional definitions and methods of warfare are being challenged by the emerging technologies and new strategic partnerships. India is giving high priority to the emerging technologies and artificial intelligence and utilizing them in Indian defense systems for enhanced efficiency and global competitiveness. The Government of India has taken several measures to enhance indigenous capabilities of defense industry.
Through initiatives such as Make in India, ease of doing business and development of defense industrial corridors, the government is encouraging Indian and foreign investors to invest in our defense sectors. With emphasis on indigenization, many defense products have been identified for domestic manufacturing and will not be imported. The time is now right for launching a new phase of self-reliance by manufacturing technologically advanced equipment within India. You all are expected to wholeheartedly contribute towards achieving self-reliance and realizing the vision of Atmanirbhar Bharat. In the field of defense modernization, India is focusing on a holistic approach that includes upgrading its conventional forces and embracing cutting-edge technologies, including artificial intelligence, drones, cyber warfare capabilities, and space defense technologies. At the global levels, India is focusing on building strategic defense partnerships through multilateral economic and military frameworks and engagements. India's influence in regional and global defense discussions has grown significantly. India's defense capabilities at the global level reflect both its strength and forward-looking vision. By focusing on self-reliance, technological advancement, and strategic collaborations, India is not only securing its borders but also contributing to global peace and stability. As we move forward, India's defense sector should continue to evolve and adapt, thereby ensuring that the nation remains a source of strength, resilience, and cooperation in an increasingly interconnected and complex world. Dear officers, our armed forces personnel need to keep themselves updated with the latest technological developments as well as changing operational dynamics. In this era of grey zone warfare and hybrid warfare, institutions such as CDM have an important role to play. The wars are fought beyond the battlefields. We are today witnessing psychological warfare. I urge you all to constantly evolve with time and strive for excellence in the rapidly changing security landscape. India's enhanced defense management capability will help strengthen diplomatic and military partnerships and increase defense exports. It will also help India in maintaining a proactive stance in global security forums. The senior strategic leadership in Indian defense will play an important role in positioning India as a major player in the international arena, responding proactively to global security threats. I am confident that your collective efforts and individual excellence will help in realizing India's vision of becoming a developed nation by 2047. In the end, I wish you a very bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो इस वक्त सिकंदराबाद के डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज में संबोधन दे रही थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से डिफेंस मैनेजमेंट ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के प्रति लोकप्रिय है और इसमें लगातार नए स्टूडेंट्स का इजाफा हो रहा है। वक्त की छोटी सी ब्रेक है, बस उसके उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी से मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार को अशोभनीय बताया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए
कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। कल संसद में हंगामे के दौरान भाजपा के 2 सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हुए। आज सुबह जो जानकारी मिली उसके मुताबिक घायल दोनों ही बीजेपी सांसद अभी स्वस्थ हैं। दोनों को अच्छी नींद मिली। बीपी और पल्स दोनों सामान्य है। फिलहाल दोनों आरएमएल में आईसीयू में हैं। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर विशेष चर्चा से हुई शुरुआत अंबेडकर के मान सम्मान पर आई, फिर सांसदों की धक्का मुक्की में बदल गई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए। बीजेपी सांसदों ने इसके लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उनके खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज करवा दिए गए। आखिर कौन सी वो धाराएं हैं राहुल गांधी के खिलाफ, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो धारा 115 जो ये बताती है कि स्वेच्छा से अगर आप चोट पहुंचाते हैं तो आप पर केस दर्ज होता है। धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना, इसके तहत भी एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। इसके साथ ही धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये धाराएं हैं। धारा 351 आपराधिक धमकी, इसके चलते राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं धारा 3 कई लोग मिलकर अपराध करने के दोषी। ये तमाम धाराएं हैं जिनके जरिए राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अन्य क्या बातें कही गई हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तमाम वो कौन से अहम कारक हैं जो एफआईआर में उठाए गए। तो राहुल पर आरोपों की झड़ी है। विरोध प्रदर्शन को बाधित करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष पर है। एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का भी आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया। दुर्भावनापूर्ण इरादों से, मैलिशियस इंटेंट, यानी कि उससे भी निर्देशों को अनदेखा किया गया। जबरदस्ती शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़ने का आरोप भी राहुल गांधी पर लगाया गया है। सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन भी किया गया उनके द्वारा, ऐसा इस आरोप से प्रत्यर्पित हो रहा है। और वहीं इंडी गठबंधन के सांसदों को भी राहुल ने ही उकसाया और राहुल गांधी ने जानबूझकर सब कुछ बूझते समझते हुए धक्का मुक्की की। तो धक्का मुक्की कांड में अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो आइए जानते हैं कि कितनी और क्या सजा उन्हें मिल सकती है, यानी कि बीएनएस की धारा और सजा का प्रावधान आखिरकार इस पूरे मामले में बनता क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 115 के तहत अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, अधिकतम 7 साल की सजा। अगर धारा 117 के तहत सजा का प्रावधान जो है, यानी कि तमाम जो धाराएं हैं उनके तहत क्या क्या सजाएं दी जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 117 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 और वहीं इसी धारा 117 के तहत गैर जमानती धारा है, लेकिन कम गंभीर मामलों में जमानत का प्रावधान इस धारा में है। धारा 125 क्या कहती है? 6 महीने की जेल या फिर 2,500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है राहुल गांधी को। और अगर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो 3 साल तक की जेल भी है धारा 125 के अंतर्गत। धारा 131 दोष सिद्ध होने पर 3 महीने की जेल और 1,000 रुपया जुर्माना या फिर दोनों। वहीं दोष सिद्ध होने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना 351 की धारा के अंतर्गत ये। और धारा 3 समूह के हर सदस्य को सामान्य रूप से दोषी माना जाएगा अगर इसके तहत आरोप सिद्ध हो जाते हैं। और धारा 115 अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा, 10,000 रुपये का जुर्माना। धारा 117 अधिकतम 7 साल की जेल। तो इन तमाम धाराओं के तहत क्या क्या सजा हो सकती है नेता प्रतिपक्ष को, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की।
अर्बन नक्सल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सली शामिल थे। सदन में जानकारी देते हुए फडणवीस ने दावा किया कि उनके पास नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई एक बैठक के सबूत हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े व्यक्तियों और अर्बन नक्सलियों ने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की योजना पर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में 180 अलग अलग संगठन शामिल थे। बात कर्नाटक की करते हैं, जहां सियासी पारा चढ़ गया। कर्नाटक की महिला और बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ विधान परिषद में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने विधान परिषद सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि को हिरासत में लिया। सीटी रवि ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और पुलिस ने अपनी जान को खतरा भी। भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने कहा कि वो कर्नाटक सरकार के कार्यों के पीछे की दुर्भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। सीटी रवि ने कहा कि उन्हें अभी नहीं पता कि उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज की। सीटी रवि ने बताया कि विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मंत्री हेबालकर ने उन्हें सीधे तौर पर धमकाया। वहीं सीटी रवि ने वकील एडवोकेट चेतन ने यह भी कहा कि जैसे ही हमें सूचना मिली हम तुरंत खानापुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। गेट पर ही हमें लगभग 1 घंटे तक पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने से रोका गया। प्रत्येक आरोपी को अपनी पुलिस हिरासत के दौरान या जब भी उससे पूछताछ की जाती है तो अपने वकील से मिलने का अधिकार है। इसके बावजूद हमें 1.5 घंटे तक अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। जयपुर में आज भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे सीएनजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सीएनजी टैंकर और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत के बाद हुआ। आग में झुलसे करीब 30 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे की चपेट में 20 से ज़्यादा गाड़ियों के आने की सूचना है। यह हादसा जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने हुआ और इस धमाके और आग की वजह से करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 10 से ज़्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर अग्निकांड में घायलों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने एसएमएस अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घायलों से मिलकर उनके हाल चाल को जाना और हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने की वजह से नागरिकों के हाथाहाथ होने से मन अत्यंत व्यथित है। घटना की सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल जाकर चिकित्सकों और तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने और घायलों की समुचित देखभाल हेतु निर्देशित किया गया। प्रशासन द्वारा बचाव कार्य निरंतर जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं पूरी तत्परता से कार्यरत है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान, शोक संतप्त परिवारजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल। घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। जहाँ तक घायलों का आंकड़ा है करीब 35 से 40 के बीच में वहाँ घायल पहुँचे हैं और उनकी वहाँ पे समुचित व्यवस्था वहाँ पे हमारे सीएम साहब देख के आए हैं और चिकित्सा मंत्री जी वहाँ पे ही है और एक अलग से बर्न यूनिट भी अच्छी बनाई है और उसमें घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें उनकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे कर रखी है और यहाँ पे पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सारी चीज़ को काबू में कर लिए और ट्रैफिक को भी निकालने के इंतजाम कर रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रकाश शराब जाधव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि योजना के तहत देश में कमजोर वर्ग के बैंक खाते खोले गए और लाभार्थियों तक सीधे धनराशि बैंक खातों में भेजी गई। अब तक देश में 54.19 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए अभी तक जमा है। इस योजना में खोले गए खातों में से 56% खाते जो महिलाएं के द्वारा खोले गए और 67% जो खाते हैं वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। इसमें से देश के गरीब, पिछड़ों, महिलाओं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के बैंक खातों तक पहुंचने में यह योजना पूर्णतः सफल रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम आज उत्तर प्रदेश के संबल जिले में मिले शिव मंदिर और वहां स्थित कुएं का सर्वे करेगी। जुमे की नमाज के बाद ये सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे के लिए संबल के DM ने ASI को पत्र लिखकर गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने प्राचीन मंदिर परिसर का दौरा किया और मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी और पैमाइश की। गौरतलब है कि ये मंदिर पिछले कई दशकों से बंद पड़ा हुआ था। बीते दिनों प्रशासन की टीम विद्युत चोरी पकड़ने के लिए इलाके में आई थी और इसी दौरान टीम को मंदिर का पता चला और फिर इसे खोला गया। मंदिर के अंदर शिवलिंग, हनुमान जी की प्रतिमा, नंदी और कार्तिकेय की प्राचीन मूर्तियां मिली। इसके साथ ही प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं से भी मूर्तियां निकाली गई। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान गणेश जी, लक्ष्मी जी और गौरा पार्वती जी की मूर्ति निकली। वहाँ इस मंदिर में रोजाना सुबह आरती की जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन का मकसद शहर में शांति व्यवस्था कायम रखना है। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सांसद के खिलाफ गुरुवार को उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। दोपहर में FIR और शाम को FIR के बाद उनके घर की बिजली भी काटी गई। जानकारी के मुताबिक सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख का बिल बकाया है। बिजली विभाग के मुताबिक सांसद को वसूली का नोटिस देकर वसूली की जाएगी। जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं होगी तब तक सांसद के आवास में बिजली गुल रहेगी। सांसद बर्क के घर में लगे नए स्मार्ट मीटर में 5 किलोवाट से अधिक का लोड पाया गया, जबकि उनके घर पर 4 किलोवाट की क्षमता का मीटर लगा हुआ है। बिजली विभाग की टीम ने सांसद के घर पर लगे बिजली कनेक्शंस और उपकरणों की गहन जांच की, जिसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ। बरेली में भी संबल की तरह एक मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा है। अब प्रशासन की ओर से मुस्लिम परिवार को मंदिर की जगह खाली करने का निर्देश दिया गया। यहाँ रहने वाले वाहिद अली के परिवार पर मंदिर की मूर्तियों को हटाने का आरोप है। लंबे समय से यहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही। मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंशज ने CM योगी से गुहार लगाई कि मंदिर को मुक्त करवाया जाए। गंगा महारानी का ये मंदिर करीब 200-250 साल पुराना बताया जा रहा है। किला थाना क्षेत्र में कटघर स्थित गंगा महारानी मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंशज राकेश सिंह के मुताबिक उनकी 5वीं पीढ़ी पहले ये मंदिर बनाया गया था। 1905 में गंगा महारानी के मंदिर को लिखा पढ़ी में लाया गया। 1950 तक मंदिर में पूजा होती थी। मंदिर के पुजारी ने एक समिति को मंदिर का एक कमरा किराए पर दिया था। समिति ने मंदिर में वाहिद अली नाम के चौकीदार को रखा। धीरे धीरे वाहिद अली ने मंदिर में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई। जब भी कोई आता तो वो मंदिर में ताले डाल देता। धीरे धीरे मंदिर में आने वाले लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। आरोप है कि मंदिर के चौकीदार वाहिद अली ने मंदिर की प्रतिमाओं को भी खुद बुद्ध कर दिया। राकेश सिंह के मुताबिक सभी सरकारी कागजों में गंगा महारानी का मंदिर अंकित है। गंगा महारानी मंदिर जब यह बनवाया था तो उसको काफ़ी समय से इन लोगों ने कब्जा कर लिया इस पर, और उसमें मूर्ति दूध या शिवलिंग था। गंगा महारानी मंदिर की मूर्ति थी, उसकी पूजा पाठ होती थी। और मैंने सब रिकॉर्ड जो भी है
फोन पेपर जितना भी है मेरे सब दे दिया। और मैं यहाँ करीब मेरा परिवार तो 250 साल से करीब रह गया, बहुत समय से रह गया है। और मेरे परिवार ने ही सब कुछ किया भैया। ये अपने 35-40 साल से पूजा बन रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वर्ष 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिकल वाहन बाजार 20 लाख करोड़ रुपए तक का होगा। तेजी से बढ़ रहे ईवी बाजार में समूचे क्षेत्र में देश भर में 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 8वें कैटलिस्ट कॉन्फ्रेंस ईवी एक्सपो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में 40% वायु प्रदूषण के लिए परिवहन जिम्मेदार है और बायोफ्यूल का आयात हमारे देश में कई समस्याएं पैदा कर रहा है। हम 22 लाख करोड़ मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं, जो बड़ी आर्थिक चुनौती है और इससे पार पाना हमारी जरूरत है। आरबीआई की एक रिपोर्ट में राज्यों को चेतावनी देते हुए ये कहा गया कि कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली और परिवहन जैसी छूट देने से सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए अनेक महत्वपूर्ण संसाधन खत्म हो सकते हैं। वहीं रिपोर्ट कहती है कि कई राज्यों में चालू वित्त वर्ष में अपने बजट में कृषि ऋण माफी, कृषि और घरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को नगद सहायता देने की घोषणाएं की हैं। इस तरह के खर्चों से उनके पास उपलब्ध संसाधन खत्म हो सकते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उनकी क्षमता बाधित हो सकती है। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी पर खर्च में तेज वृद्धि से वित्तीय तनाव पैदा हुआ है। राज्यों को अपना सब्सिडी खर्च नियंत्रित करने, तर्कसंगत बनाने की जरूरत है ताकि ऐसे खर्चों से अधिक उत्पादक खर्च बाधित ना हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में शामिल होने के लिए आज जैसलमेर जाएंगी। आज वित्त मंत्री राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक करेंगी। वहीं कल शनिवार को 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान विभिन्न सत्र होंगे। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना, दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय, जीएसटी कर स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और वहीं इसमें कई राज्यों के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर से कुवैत की यात्रा पर रहेंगे। इस 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा से पहले टीडी न्यूज़ के संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने कुवैत में भारतीय राजदूत डॉक्टर आदर्श स्वेका से प्रधानमंत्री के अगुवाई में दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों, कुवैत में भारतीय प्रवासियों के महत्व, बढ़ते व्यापार पर चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा से संबंधों को मिलने वाली गति पर भी बात किया। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कुवैत में भारत के राजदूत डॉक्टर आदर्श स्वाइका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा है प्रधानमंत्री की? सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले 1 दशक में दोनों देशों के बीच अगर हम उच्च नेतृत्व वाली यात्रा की बात करें तो वो भी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से मेरा यह विश्वास है कि ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। सर, अगर भारत और कुवैत के हम संबंधों की बात करें, व्यापार की बात करें, तो किस तरह के ये संबंध हैं? पिछले 1 दशक के व्यापार के अंकों को देखें तो 10 से 15 बिलियन डॉलर तक का, 17 बिलियन डॉलर तक का व्यापार रहा है। भारत के लिए कुवैत तेल का एक बहुत ही अहम स्रोत है। उसी तरह कुवैत के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहली बार $2 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त किया है और इसमें काफी मेक इन इंडिया के सामान भी आ रहे हैं। तो व्यापार के दृष्टि से यह जो द्विपक्षीय संबंध हैं, ये बहुत ही इसमें पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर रहता है इंडियन डायस्पोरा पे। कुवैत पे इंडियन डायस्पोरा की क्या कुछ स्थिति है? भारतीय समुदाय कुवैत में हमारे रिश्तों की आधार है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिकॉज अगर हम देखें 1992 से लेकर आज तक 5 गुना भारतीय समुदाय बढ़ा है और ये तभी होता है जब उस देश के लोगों को प्रिय होते हैं। और जहां भी मैं अपने कुवैती दोस्तों से बात करता हूं, सबसे पहली बात वो यही करते हैं कि भारतीय लोग सबसे हार्डवर्किंग हैं, बहुत विश्वसनीय हैं, पीस लविंग हैं।
तो आपने डॉक्टर स्वाइका को सुना और भारत और कुवैत के संबंध एक बार और मजबूत होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। और दूरदर्शन न्यूज की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुवैत की यात्रा है उसकी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएगी। मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज के लिए कुवैत सिटी से। वो करते हैं खेल जगत की खबरों का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 60 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज को 2-1 से जीता। भारत को जीत दिलाने में स्मृति मंधाना और ऋचा घोष की तूफानी पारियों ने अहम योगदान दिया। ऋचा घोष ने 18 गेंद में 54 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार 77 रन की पारी खेली। शानदार प्रदर्शन के लिए ऋचा को प्लेयर ऑफ द मैच और स्मृति को प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। पंजाब की परनीत कौर ने सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी के महिला वर्ग में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर कंपाउंड स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया। विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों की टीम स्वर्ण पदक विजेता परनीत कौर ने मध्य प्रदेश की सृष्टि सिंह को हराकर व्यक्तिगत वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन वो बनी हैं। और वहीं विश्व कप के कई बार के स्वर्ण पदक विजेता अभिषेक वर्मा ने उदय कंबोज को हराकर पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। दिल्ली के अमन सैनी ने कांस्य पदक जीता। और फिर समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।